हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिजल्ट गुरु चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम रोज 11 बजे यहाँ बायोलॉजी के लिए लाइव होते हैं, तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लें ताकि आज का लेक्चर हम शुरू कर सकें। और आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, जो बहुत बार पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आज हम केवीएस में बायोलॉजी पीजीटी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट कुछ ईयर में, वो कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन करें ताकि आज का लेक्चर हम शुरू कर सकें। यस। और मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस जिस बच्चे ने अभी तक मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर से वो मोबाइल ऐप डाउनलोड कर ले ताकि उसको कोई भी डिफिकल्टी ना हो किसी भी पीडीएफ में, नोट्स में और एमसीक्यूज में। ठीक है, चलो बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं और क्वेश्चन कहता है फॉर्मूला ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज। वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला क्या है, ये पूछा गया है। यस, जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे किसकी बात की गई है? बात की गई है वर्टिब्रल कॉलम की, है ना। तो आपको पता है जो हमारी स्पाइन है, वर्टिब्रल कॉलम है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? पहला पार्ट होता है, फर्स्ट वाला जो होता है वो कौन सा होता है? सर्वाइकल। सर्वाइकल वर्टिब्रे। कितने सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं? C1 टू C7 क्या होते हैं? सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं। C1 से लेकर C7 तक। वेरी नाइस बच्चे, इसका आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड शिवांगी, वेरी गुड नीलम, वेरी गुड निशा, वेरी नाइस। चलो, तो इसके बाद सर्वाइकल वर्टिब्रे की क्या बात करें तो 7 वर्टिब्रे सर्वाइकल में आते हैं। फर्स्ट 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं। उसके बाद आता है थोरैसिक। उसके बाद आता है कौन सा? थोरैसिक वर्टिब्रे। वो कौन सा होता है? T1 से T12 तक थोरैसिक वर्टिब्रे है। T1 से लेकर T12 तक कौन सा रीजन है आपका? ये जो सर्वाइकल के बाद थोरैसिक रीजन शुरू होता है, इसके वर्टिब्रे कितने हैं? 12 वर्टिब्रे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आती है लंबर वर्टिब्रे। लंबर L1, L2, L3, L4 ये बहुत सुनी होगी क्योंकि L5 में, L4 में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो L2 टू L5 क्या होती है? लंबर वर्टिब्रे होती है। ठीक है, जो हमारा मैक्सिमम बॉडी का जो वेट है वो किस पे है? लंबर पे है। ठीक है, ये बॉडी का वेट सपोर्ट कर रहा है बेसिकली। उसके बाद ये हो गया, सबसे ऊपर वाला हो गया सर्वाइकल जिसमें 7 आती है। उसके बाद है थोरैसिक जिसमें 12 आती है। उसके बाद है लंबर जिसमें कितनी आ रही है? 5 आ रही है। उसके बाद है सैक्रल। सैक्रल वर्टिब्रे। सैक्रल वर्टिब्रे वैसे तो कितनी होती है? 5 वर्टिब्रे होती है। कितनी वर्टिब्रे होती है? 5 वर्टिब्रे होती है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी इस सैक्रल वर्टिब्रे की, तो इस सैक्रल वर्टिब्रे में क्या है? सैक्रल वर्टिब्रे आपकी एक बन जाती है। फ्यूज्ड होके ये क्या बन गई है? एक बन गई है। S1 से S5 तक ये क्या होती है? सैक्रल होती है, लेकिन फ्यूज्ड होके कितनी हो गई है? एक हो गई है। ठीक है, ये क्या हिप बोन को आपकी वर्टिब्रे से, हिप बोन जो रहती है उसको वर्टिब्रे से कनेक्ट कर रही है। कौन सी? सैक्रल वाली। और लास्ट कौन सी होती है? कॉक्सिगियल। ये कॉक्सिगियल क्या होती है? ये भी एक फ्यूज्ड टेल बोन है। क्या है? फ्यूज टेल बोन है। वैसे तो इसमें 4 वर्टिब्रे होते हैं, लेकिन फ्यूज होके कितनी हुई है? एक हुई है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या राइट ऑप्शन आएगा आपका? C6 13। ये तो होगा नहीं, पहले में 7 होता है, तो पहले में 7 इसमें है, इसमें है और इसमें है। दूसरे में T कितने हैं? 12 होते हैं। इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो मतलब कि बी होगा। देख लो, थोरैसिक वाले में 12 है, 5 है इसमें। ये सैक्रल भी 5 है क्योंकि फ्यूज होके एक हो गई है। और जो कॉक्सिगल है वो भी कितनी है? 4 है क्योंकि फ्यूज्ड होके जो टेल बोन है वो एक रह गई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। क्लियर है? तो फॉर्मूला ऑफ वर्टिब्रे अगर आपसे पूछा जाएगा, फॉर्मूला ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, तो कहीं जगह आपको ये क्या दिखेगा? C7, T12, L5, S1 और CD1 भी दिखेगा, ऐसा भी दिखेगा। और C7, T12, L5, S5 और CD4 ऐसा भी दिखेगा। ये यहाँ पे 5 और 4 क्यों गिवन है? क्योंकि ये अभी फ्यूज नहीं हुए, और ये फ्यूज होके कितनी वर्टिब्रे बनाते हैं? एक ही बनाते हैं। 5 फ्यूज होके एक बोन बना रही है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शंस आपके क्या होंगे? करेक्ट होंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। चलो, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। हाईएस्ट बीएमआर फाउंड इन। हाईएस्ट बीएमआर किसमें फाउंड होता है? क्या लिखा गया है? हाईएस्ट बीएमआर। बीएमआर क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक
रेट है। क्या है ये? बेसल मेटाबॉलिक वेट है। बेसल मेटाबॉलिक वेट होता क्या है? बीएमआर होता क्या है? बीएमआर वो होता है जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है उसको क्या बोलते हैं? बेसल बीएमआर बोलते हैं बेसिकली। बीएमआर होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म का बेसल मेटाबॉलिक रेट कैसे, कि कितना अमाउंट का एनर्जी, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको सरवाइव करने के लिए, कितना अमाउंट उसकी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उसको कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, वो होती है उसकी बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये किस में मेजर करते हैं? इन कैलोरीज में मेजर करते हैं, कैलोरीज में। तो हाईएस्ट बीएमआर उसका होता है, ये एक फॉर्मूला होता है, मतलब एक याद करने का तरीका है कि हाईएस्ट बीएमआर उसका होता है जो सबसे छोटा होता है। जितना ऑर्गेनिज्म स्मॉल होगा बीएमआर उसका उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, बॉडी वेट पे डिपेंड करता है कि कितना बीएमआर होगा उसका, उसकी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। तो वेल, एलिफेंट, रैबिट, मैन, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि रैबिट सब में सबसे छोटा है, तो इसका बीएमआर जो रेट होगा वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है? आपको ये समझ में आ गया कि बीएमआर रेट किसका होगा? बीएमआर रेट होता है जो ऑर्गेनिज्म सबसे स्मॉल होगा, इनमें सबसे स्मॉल कौन था? रैबिट, उसका बीएमआर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, रैबिट नेक्स्ट। An exception to septe hyphae of sac fungi is, क्या बोला आपसे इसमें कि सेप्टे हाइफी जिस सैक फंगाई में नहीं पाई जाती वो कौन सा है? राइजोपस, पेंसिलियम, यीस्ट या एग्रिकस? जल्दी बताओ, कौन सा ऐसा फंजाई है जिसमें सेप्टे हाइफी नहीं होती? फंजाई इन विच सेप्टे हाइफी इज एब्सेंट, बताओ जल्दी, क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? यस, वेरी गुड। आपको ये बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था कि सेप्टे हाइफी कौन सा स्ट्रक्चर है? वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो होता है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो होता है वो एब्सेंट होता है कौन सी फंजाई में? यस, जल्दी बताओ, राइजोपस, पेनिसिलियम, यीस्ट या एग्रिकस? जल्दी जल्दी बताओ, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा? यीस्ट एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें दैट डज नॉट हैव हाइफी, जिसमें क्या नहीं होती? हाइफी। मैंने बहुत बार बताया है ये, क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट बर्ड्स बनती है, इनकम्प्लीट बर्ड्स बनती है जिसको सूडो हाइफी बोलते हैं, सूडो हाइफी बोलते हैं। ठीक है, इस या एक्रोस्पोर्स बनाते हैं, ये एक्रोस्पोर्स बनाते हैं जिसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यीस्ट एक ऐसी फंजाई है जिसमें क्या नहीं प्रेजेंट होते? सेप्टे हाइफी प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, क्लियर है? चले आगे, चलो नेक्स्ट, ये एक्सेप्शन है। शिट टेक मशरूम इज, शिट टेक मशरूम क्या है? शिट टेक मशरूम क्या है ये एस्गैरिस कैंपिस्ट्रिस है, वोल्वानालोआ वोल्वैका है, एस्गैरिस ब्रूनेसेंस है या लेंटिनस इडोज है? यस, तो शिट केक मशरूम नाम सुना हुआ है ना, ये एक ईडिबल मशरूम है। क्या है? ईडेबल मशरूम है। जो कहां पे मिलता है? ये आपको मिलता है ईस्ट एशिया में, ईस्ट एशिया में मिलता है, और ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड इसको कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, इसका मेडिसिनल यूज भी है, मेडिसिनल यूज भी है। आपसे कई बार ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये शिट्टिक मशरूम्स आपको कहां से, क्या है, क्या ये, इसको लैंटीन्यूला इडोड्स कहते हैं। ये ईडेबल होता है, वुडन, क्या होता है? वुड ड्वेलिंग है ये। कहां से निकला है? वुड ड्वेलिंग फंगस है ये। ठीक है, तो इसको कहते हैं शिट टेक मशरूम। क्लियर है? और इसका कल्टीवेशन वैसे तो ऑल ओवर इंडिया होता है, लेकिन इसका जो नेटिव प्लेस है वो क्या है? ईस्ट एशिया, एशिया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट,
यस बताओ फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो भैया, आंसर बताओ फटाफट से। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मैंने आपको जब बताया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई कितना जरूरी है, इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, हमने पूरा का पूरा लेक्चर ले रखा है एक फंजाई के ऊपर कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसमें, पीजीटी में, ठीक है। इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से भी क्वेश्चन आता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। डेलिकेट परफ्यूम इज गॉट फ्रॉम ल्यूबिलेरिया पल्मोनेरा, स्नीड, इनेरिया प्रुनेस्टरी, या ए और बी। डेलिकेट परफ्यूम गॉट फ्रॉम, कहां से मिलता है हमें डेलिकेट परफ्यूम, कौन सी स्पीशीज से। तो अगर हम परफ्यूम की बात करें, परफ्यूम, तो ये लाइकन्स की स्पीशीज से मिलता है हमें, किससे मिलता है, लाइकन की स्पीशीज से मिलता है। जो दो नाम होते हैं जिससे लाइकन, जिस लाइकन की स्पीशीज से आपको क्या मिलता है, ये मिलता है, क्या कहते हैं, जिस लाइकन की स्पीशीज से हमें परफ्यूम मिलता है, अगर हम उसकी बात करें तो वो दो स्पीशीज कौन सी है, वो दो स्पीशीज है, एवर्निया प्रूनेस्ट्री, प्रूनेस्ट्री, और एक फ्यूरफो फ्यूरेशिया, फ्यूरकोफिरेशिया। ये दो लाइकन की स्पीशीज है जिससे क्या मिलता है, परफ्यूम मिलता है, याद रखना, ये याद रखनी पड़ती है। और ये जो आपकी इवनेरिया, इवनेरिया है, ये क्या है, ओक ट्री तो है, ओकमोस है ये, ओकमोस, ठीक है। कौन सा मॉक है, कौन सा मॉस है, ओकमोस। और ये फ्यूशेरिया क्या है, ट्री मॉस है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है एवर्निया प्रूनेस्ट्री, ओक मॉस कहते हैं इसको। ये लाइकन की एक स्पीशीज है जिससे क्या मिलता है, परफ्यूम मिलता है, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईडिबल एल्गी, क्या पूछा है, ईडिबल एल्गी पूछी है, कौन सी इनमें से ईडिबल है, खाई जा सकती है, कौन सी एल्गी ईडिबल है। तो आपको पता है बहुत कुछ स्पीशीज हैं, किसकी, कौन कौन सी स्पीशीज है, मैंने बार बार इनका नाम लेती हूँ कि बेटा ये स्पीशीज जो एडेबल होती है, जो खा सकते हैं, वो क्वेश्चन पेपर में आता है। कौन कौन सी एल्गी से पूछते हैं, कौन कौन सी एल्गी एडेबल है, कई स्पीशीज एल्गी की, कौन कौन सी, जैसे पोरीफायरा, यस वेरी नाइस, लेमिनारिया, लेमिनारिया, और सरगासम, वॉलवॉक्स की कुछ स्पीशीज, वॉलवॉक्स तो एडिबल नहीं है, नॉट एडिबल, वॉलवॉक्स क्या नहीं है, नॉट एडिबल एल्गी है, क्योंकि ये पॉइजनस नहीं होता लेकिन एडिबल भी नहीं होता, ठीक है। और अगर की अगर मैं बात करूं, अगर अगर जो हम ऑब्टेन करते हैं कहां से, जिसका कमर्शियल जेलिडियम से, जिसका कमर्शियल यूज भी है, स्पाइरोलिना, ये भी क्या है, स्पाइरोलिना एडिबल है, पर ये एल्गी नहीं है, ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। पोरीफायरा, लेमिनेरिया, सरगासम, ये सब क्या है, एडिबल एल्गी है, जो खा सकते हो, वो शैवाल जो खा सकते हो। तो बोथ, बोथ ऑफ दीज राइट ऑप्शन, ठीक है। चले, इतनी बात समझ में आ गई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये नाम इतने ज्यादा जरूरी हैं कि बार बार एग्जाम्स में पूछते हैं कि भैया एडिबल एल्गी कौन सी है, ये बता दो, और कहाँ यूज होता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस किसका, फंगाई का और एल्गी का, आपको भी पता होना चाहिए। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें, एल्गी। जब हमने एल्गी और फंगाई पढ़ा था ब्रायोफाइटा से पहले, तो मैंने उसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको बहुत ज्यादा जरूरी बताया था। देखो कितना टाइम हो गया उसको पढ़े हुए, लेकिन आज भी जब हम उसके क्वेश्चन, हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखते हैं तो उसमें बार बार क्वेश्चंस में क्या लिखा होता है, एल्गी के क्वेश्चन आते हैं, वो भी किससे, उसके नाम से। मैंने ये भी बोला था आपको कि वहां पे आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको नाम याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो कुछ एल्गी है जो एडिबल है, जो हम खाते हैं, उनके नाम आपको याद होने चाहिए, फंगस के नाम याद होने चाहिए जिनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, कौन सा मेडिसिनल में यूज होता है, कहाँ, कौन हमें परफ्यूम से, परफ्यूम मिलता है किससे। तो ये कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसकी, एल्गी और फंजाई की, तो ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यस व्हाट हैपेंड, बोथ ऑफ दीज इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट,
Echinids are found in, एकिनिड्स किस में फाउंड होते हैं, ये पूछे हैं, क्या पूछा है आपसे, पूछा है एकिनिड्स कहाँ पे फाउंड होते हैं, क्या होते हैं एकिनिड्स, कौन बताएगा, ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, एकिनिड्स क्या होते हैं, कहाँ पे फाउंड होते हैं, कोलेक्ट्रोचियम, एनाबेना, फर्न्स या क्लाडोफोरा, यस, क्या होते हैं एकिनिड्स, एकिनिड्स क्या होते हैं बेटा, व्हाट इज एकिनिड्स, इट इज अ वेजिटेटिव सेल, कौन से सेल है, वेजिटेटिव सेल है, जो किस में मिलते हैं हमें, साइनोबैक्टीरिया में मिलते हैं, साइनोबैक्टीरिया में मिलते हैं, किस लिए होते हैं, ये इनका फूड स्टोरेज करते हैं, फूड को स्टोरेज करते हैं, कौन से कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं, ठीक है, इनके एकिनीड्स के आसपास क्या होती है, एक लेयर होती है, थिक वॉल होती है, थिक वॉल, ये अंडर फेवरेबल कंडीशन ही ब्रेक करते हैं और जर्मिनेट करते हैं किसको, न्यूथैलिस को, न्यूथैलिस बनता है यहां से, तो किसमें देखने को मिलता है, एनाबेना में देखने, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, क्लियर है, चले आगे, चलो, एनाबेना इज करेक्ट, एनाबेना इज करेक्ट, नेक्स्ट, फर्न प्रोथैलेसिस, जो फर्न का, फर्न प्रोथैलेसिस, फर्न का जो प्रोथैलिस है कैसा होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है, हेटेरोमॉर्फिक होता है, हेटेरोथैलिक होता है या होमोथैलिक होता है, यस फटाफट बताओ, फर्न प्रोथैलेसिस हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोमॉर्फिक, हेटेरोथैलिक या होमोथैलिक, कैसा होता है फर्न का, इसकी बात हुई है, फर्न, फर्न कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनके पास क्या होते हैं, वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, है ना, वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं किसके लिए, कंडक्शन के लिए, ये किससे रिप्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, स्पोरेंजियम फॉर्म करते हैं, ठीक है, इनकी जो लाइफ साइकिल की अगर मैं बात करूं तो डोमिनेंट फेज होता है कौन सा, डोमिनेंट फेज कौन सा है, स्पोरोफाइट वाला है, और स्पोरोफाइट क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, डोमिनेंट फेज कौन सा है, और गेमिटोफाइट वाला, दूसरा फेज कौन सा है, गेमिटोफाइट, जो कौन सा होता है, फ्री लिविंग होता है, फ्री लिविंग होता है, ठीक है, फर्न का जो प्रोथैलस होता है वो क्या होता है, मोनोशियस होता है, मोनिशियस, सिंगल टाइप का, एक ही टाइप का, सिंगल टाइप का स्पोर प्रोड्यूस करता है, सिंगल टाइप ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करता है, मतलब ना तो हेटेरोमॉर्फिक होगा, ना हेटेरोथैलिक होगा, होमोथैलिक होगा, सेम काइंड का, कैसा, प्रोथैलस जो जर्मिनेट करता है हेप्लॉइड स्पोर्स को, वो कैसा होता है, इसका इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि फ्री लिविंग होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है, माइटोसिस के द्वारा, तो कैसा होता है, होमोथैलिक होता है, सिंगल टाइप ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करता है, चले आगे, चलो, होमोथैलिक होता है, सेम, नेक्स्ट, which is the amphibian among plant, mosses, ferns, both of these या none of these, yes, फटाफट इसका आंसर बताएंगे, कौन है एम्फीबियन के, प्लांट्स के एम्फीबियंस को क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइट्स, क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स कौन होते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, और ये किस पे, बोथ लैंड और वाटर पे रहते हैं, लैंड प्लस वाटर पे रहते हैं, ठीक है, इनको दोनों चाहिए होता है, लैंड भी चाहिए होता है और वाटर भी चाहिए होता है, वाटर किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि जो इनके स्पर्म्स होते हैं, एंथेरोजॉइड्स होते हैं, वो किसमें स्विम करते हैं, एंथेरोजॉइड्स किसमें स्विम करते हैं, पानी में स्विम करते हैं, वाटर में स्विम करते हैं, तो जल्दी बताओ कौन कौन से हैं, बोथ ऑफ दीज, मोजेस भी और फॉन्स भी क्या है, ब्रायोफाइट्स है, ठीक है, चले आगे, चले आगे, यस, चलो, क्या है ये, एम्फीबियंस है, चलो नेक्स्ट, वेरी नाइस, बोथ ऑफ दीज,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द सब सेलुलर ऑर्गेनली नॉट बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन इज, इसमें से पूछा है इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो किससे सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता? द ऑर्गेनल दैट आर नॉट बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं? यस, सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन। आपको पता है यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। कौन कौन से होते हैं? डबल भी हो सकते हैं और सिंगल भी हो सकते हैं, है ना? अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या है? डबल लेयर्ड है। ये क्या है? डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है। ये तो सभी को पता होगा कि भूल गए हो? सिंगल लेयर्ड और डबल लेयर्ड भूल गए हो? लेकिन अगर हम सिंगल मेम्ब्रेन की बात करें तो यहां पे कौन कौन से आएंगे? लाइसोसोम्स आएगा, ग्लाइऑक्सीसोम्स आएगा, ग्लाइऑक्सीसोम्स आएगा, ठीक है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, लाइसोसोम्स आएंगे। और जिनमें नहीं होते नो मेम्ब्रेन बाउंड, वो कौन से हैं? नो मेम्ब्रेन बाउंड, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में तो होता ही नहीं है, तो क्या होगा इसका? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है? डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन। और आपसे क्या पूछा था? वो बताना है जो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं करता, ठीक है? क्लियर है? चलो नेक्स्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज करेक्ट। ब्लड प्रोटीन ऑफ फॉलोइंग आर सिमिलर, क्या पूछा? इनमें से ब्लड प्रोटीन किस किस का सिमिलर है? गोरिल्ला और मैन का ब्लड प्रोटीन सिमिलर होता है? यस, कौन बताएगा? किसका किसका पूछा है? आपसे मैं बात करती हूँ ब्लड प्रोटीन की। ब्लड प्रोटीन, अगर ब्लड प्रोटीन की बात करें किसमें? एप्स की और ह्यूमंस की, तो इनमें 99% इनकी होमोलॉगी होती है। होमोलॉगी मतलब सेम होती है। 99% क्या होते हैं? होमोलॉगी होते हैं। किसकी होमोलॉगी? हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन ही प्रोटीन है ना, उनका 99% सेम होता है। किसमें? एप्स और ह्यूमंस में सबसे ज्यादा मिलते हैं, तभी इसको क्या बोलते हैं? तभी एप्स को क्या बोलते हैं? एंसेस्टर बोलते हैं, इसीलिए। और ये क्या होते हैं? इनका सिमिलर, इनमें ब्लड ग्रुप्स भी होते हैं, ब्लड ग्रुप्स, जबकि मंकीज में नहीं पाए जाते। मंकीज में नहीं होते, एप्स में ही होते हैं। तो गॉरिला और मेन का जो ब्लड प्रोटीन है वो सिमिलर होता है, 99% उसकी सिमिलैरिटी होती है। चलो नेक्स्ट देखो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यस, गॉरिला एंड मेन इज करेक्ट। एप्स और मेंस का होता है, एप्स एंड ह्यूमंस की होमोलॉगी होती है किसमें? हीमोग्लोबिन में, ठीक है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट से क्वेश्चन देखा करो, मैम के बोलने से पहले ही आंसर करने लग जाते हैं, है ना? तो बहुत ही फास्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बहुत ही फास्ट हो रहे हैं, मैम से भी फास्ट हो रहे हैं। चलो क्वेश्चन पूछा है, ऑल द एनिमल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया और कॉल्ड वेजिटेशन, फ्लोरा, फोना या बोथ। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्या बोला इन्होंने कि जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी एनिमल्स, सॉरी एनिमल्स की बात की गई है, जितने भी एनिमल्स एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर हैं उनको क्या कहते हैं? क्या होता है वो? कौन सी फॉर्म है? फोना। क्या कहते हैं? फोना। और फ्लोरा किसे कहते हैं? प्लांट्स। फ्लोरा क्या होती है? प्लांट्स होती है। इट इज डिस्क्राइब द प्लांट्स प्रेजेंट इन, प्लांट्स प्रेजेंट इन अ गिवन एरिया,
एक एरिया के अंदर कितने प्लांट्स पाए जाते हैं वो फ्लोरा कहलाता है, और फोना क्या कहलाता है, जिसने एनिमल्स एक पर्टिकुलर एरिया। वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, करेक्ट है, करेक्ट है। एक मिनट, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये तो करेक्ट है, फौना इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, व्हेन बायोलॉजिकल नेम्स आर रिटन इन पैराग्राफ, जब एक बायोलॉजिकल नेम, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर की बात हो रही है, जब बायोलॉजिकल नेम्स, क्या बोला है, बायोलॉजिकल नेम्स आपका किसमें लिखा जाता है, एक पैराग्राफ के अंदर लिखा जाता है, ठीक है, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, जब बायनॉमिकल बायोलॉजिकल नेम किसी रिटन पैराग्राफ के अंदर रिटन लिखा जाता है तो वो क्या होता है, उसके बेसिकली रूल्स पूछे हैं। क्या पूछे हैं, रूल्स पूछे हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं। इट इज रिटन इन इटैलिक्स, इट इज अंडरलाइन, इट इज नॉट अंडरलाइन, या A+B दोनों। तो क्या पूछा गया है, बायनोमियल, किसने दिया था, बायनो, आप किसी का बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हो, बायनोमियल, बायनोमियल नोमेनक्लेचर की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, साइंटिफिक, है ना, इसके दो पार्ट्स होते हैं। ये होता तो ये होती तो जो साइंटिफिक नेम्स है ये कैसे होते हैं, लैटिन नेम्स होते हैं, लैटिन होते हैं। जैसे मैंगो का मैग्निफेरा इंडिका अभी पढ़ा था हमने पीछे, है ना। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक स्पीशीज होती है और एक जीनस होता है। किसने दिया था, कार्ल्स लिनस ने दिया था, कार्लस लिनस ने, ठीक है। ये जब हम एक उसमें लिखते हैं, अपने हैंड रिटन में लिखते हैं, हैंड रिटन लिखते हैं तो दे आर अंडरलाइंड, कैसे होने चाहिए, अंडरलाइंड होने चाहिए, और दे आर इटैलिक्स इन फॉन्ट, हमेशा किस फॉन्ट में होना चाहिए, इटैलिक्स फॉन्ट में होना चाहिए, और उसके नीचे क्या होना चाहिए, अंडरलाइंड होना चाहिए। जो जीनस का नेम स्टार्ट होता है, जो जीनस का नाम नेम स्टार्ट होगा वो कैपिटल होगा, और स्पीशीज का जो नेम स्टार्ट होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। तो मैग्नीफेरा इंडिका, ये आई जो होगा वो स्मॉल होगा, और एम जो होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है। तो रिटन इन इटैलिक्स में होना चाहिए और अंडरलाइंड होना चाहिए। तो ए और बी दोनों करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ए और बी दोनों बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, द टर्म टैक्सन फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज यूज्ड बाय, टैक्सन सबसे पहले किसने यूज किया था, हु वॉज द फर्स्ट हु यूज द टर्म टैक्सन। टैक्सन क्या होता है, टेक्सोनॉमी, जो टेक्सोनॉमी है, टेक्सोनॉमी आपकी क्या है, ये ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म, डील्स विद द स्टडी ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म। और आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे क्लासिफाइड हो रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे क्लासिफाइड हो रहा है, क्या डोमेन्स है उसके। सबसे पहले जैसे आपको पता है किंगडम आता है, फिर एक फाइलम आता है, फिर क्लास आती है, फिर ऑर्डर आता है, फिर जीन फैमिली आती है, फिर जीनस आता है, और देन उसके बाद क्या आती है, स्पीशीज आती है। ऐसे ही ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड होता है ना। तो यहां पे आपसे पूछा गया है किसका, कि टैक्सन, टैक्सन वर्ड किसने सबसे पहले यूज किया था। टैक्सन इज अ ग्रुप, क्या है ये, इट इज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक या एक से ज्यादा ग्रुप के ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है, एक या एक से ज्यादा
पॉपुलेशन का जो ग्रुप है उसको क्या कहते हैं, टैक्सन कहते हैं। सबसे पहले किसने यूज किया था, एडोल्फ मेयर ने यूज किया था। ठीक है, क्लियर है क्या हुआ बेटा, यस, एडोल्फ एडोल्फ मेयर, ठीक है, टेक्सोनॉमी। चलो, एडोल्फ मेयर। फाइलोजेनेटिक सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ब्रिंग्स आउट रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटी, ग्रुपिंग, डिकोडिंग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ग्रुपिंग ऑन द बेसिस इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन ट्रेंड। क्या होता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम के बारे में पूछा गया। फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्या देता है, क्या ब्रिंग्स आउट करता है, ये रिप्रोडक्शन सिमिलैरिटी देता है कि सारे के सारे रिप्रोड्यूस कर जाते हैं, सिमिलैरिटीज होती है, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज होती है, सारे एक जैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। ग्रुपिंग, डिकोडिंग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, हम क्या कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ग्रुपिंग कर सकते हैं, उनकी डिकोडिंग कर सकते हैं। ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, हम जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है हम उसको ग्रुप्स में रख सकते हैं, ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम है। या ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन ट्रेंड्स, इवोल्यूशन ट्रेंड्स के आधार पर हम उसको ग्रुपिंग करते हैं। तो सिस्टमैटिक ग्रुपिंग ऑफ, जो सिस्टमैटिक ग्रुपिंग है फाइलोजेनेटिक के अंदर, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या कहता है, ये एक सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, जिसमें हम क्या बताते हैं कि हाउ ऑर्गेनिजम्स आर इवॉल्व, कैसे ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व हुए हैं ओवर द टाइम, हाउ ऑर्गेनिज्म इवॉल्व ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ कैसे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं। तो ये हमें बेसिकली किस पे, ये हमें नेचुरल सिलेक्शन पे भी लेके जाता है, डार्विन की थ्योरीज पे भी लेके जाता है। पीरियडिकली जो जो चेंजेस आ रहे हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर वो हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, इसको क्लैडोग्राम से या फाइलोग्राम्स जो क्या है, ये डेटा है जिसमें हम डेटा डाल के देख सकते हैं, ये रिलेशनशिप बताता है ऑर्गेनिज्म का। इवोल्यूशनरी डिफरेंस के हिसाब से हम क्या करते हैं, फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स में चीजें देखते हैं कि कैसे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं ओवर द टाइम, ओवर द टाइम पीरियड ऑफ टाइम कैसे इवोल्यूशन हुआ है ना, वो हमें बताता है। ठीक है, तो क्लियर है, ये क्या बताता है, ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन ट्रेंड्स। मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म स्पीशीज, अच्छा ये क्या है, द सिंगल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कंटेन ओवर 95 मिलियन स्पीशीज, ये तो आंसर ही आ गया। किस कौन से ऐसे ग्रुप में 95 मिलियन स्पीशीज पाई जाती है, मतलब मैक्सिमम स्पीशीज कौन से ग्रुप में, कौन से फाइलम में पाई जाती है, इंसेक्ट, एनिमल, मंकीज या फंजाई की, किसकी होती है, इंसेक्ट्स की। एरेथ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है ना, एरेथ्रोपोडा जो है आपका सबसे बड़ा, बिगेस्ट फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम एरेथ्रोपोडा, जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पीशीज कंटेन करता है ये इंसेक्ट्स। कुछ क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी से भी आते हैं, मैं आपको बता रही थी लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, इकोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी से भी क्वेश्चन आते हैं, नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, नेशनल पार्क कौन सा कहाँ लोकेटेड है और उसका क्या पर्पस है, कहाँ है वो। ठीक है, तो क्वेश्चन आया है, साइलेंट वैली पार्क प्लेस इन, जो साइलेंट वैली पार्क है वो कहाँ पे प्लेस्ड है, तो ऑप्शन दे रखे हैं, हिमालयाज में, कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में। यस, इसको रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, रेन फॉरेस्ट, बहुत ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है, अब जो अगर हम रेन फॉरेस्ट की इसकी बात करें तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये केरला में लोकेटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है, केरला में लोकेटेड है, नीलगिरी हिल्स पे। पता था, ओके वेरी नाइस, गुड, पता है तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ पे लोकेटेड है, केरला में लोकेटेड है, और कहाँ पे, नीलगिरी हिल्स पे। रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, रेन फॉरेस्ट। चलो, तो कहाँ लोकेटेड है, केरला में लोकेटेड है, क्लियर है। चले आगे, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। चलो, स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स रिजेंबल
फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स, हायर प्लांट्स या एनिमल्स? तो जो फंजाई स्लाइम मोल्ड्स हैं ये किससे रिजेंबल करते हैं? फंजाई से रिजेंबल करते हैं, एनिमल्स और प्लांट से रिजेंबल करते हैं, हायर प्लांट से रिजेंबल करते हैं या एनिमल से? वैसे स्लाइम मोल्ड्स कहां से, कौन से किंगडम से है? स्लाइम मोल्ड्स का किंगडम कौन सा है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। बेसिकली कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है इनका? सेप्रोफिटिक, सड़ी गली चीजों से अपना खाना लेना, है ना? किसकी तरह होते हैं ये? यस, जल्दी बताओ, किसकी तरह होते हैं? फंजाई की तरह होते हैं। वेरी गुड। क्यों फंजाई की तरह होते हैं? जैसे फंजाई भी फ्रूटिंग बॉडीज को डेवलप करते हैं, ये भी फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं फ्रूटिंग बॉडीज का अपनी लाइफ में, ठीक है? वैसे तो ये कुछ कुछ प्लांट्स और एनिमल से भी मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर किससे रिजेंबल करते हैं? फंजाई से, क्योंकि इनके पास भी फ्रूटिंग बॉडीज प्रेजेंट होती है, ठीक है? ये भी अपनी लाइफ में फ्रूटिंग बॉडीज क्या करते हैं? बेसिकली ये फंजाई और एनिमल्स दोनों का करते हैं, लेकिन ज्यादा किसका करते हैं? ज्यादा फंजाई का ही करते हैं। एनिमल्स का कैसे? ये इनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल, नो क्लोरोफिल, ठीक है? जिसके कारण इनको कई बार एनिमल्स भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे अप्रोप्रिएट क्या है? फंजाई, क्योंकि ये फ्रूटिंग बॉडी डेवलप करते हैं, फंजाई, ठीक है? क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज एब्सेंट इन आर्के बैक्टीरिया सेल वॉल? आर्के बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में पूछा है। यस, बताओ। पॉलीसेक्राइड होता है, पेप्टिडोग्लाइकन होता है, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं? जल्दी बताओ। आर्के बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है? आर्के बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है? जल्दी बताओ। पॉलीसेक्राइड से बनी होती है। यस, वेरी नाइस, पॉलीसेक्राइड से बनी होती है, और वेरियस पॉलीसेक्राइड से, ग्लाइको कॉन्जुगेट से बनी हुई होती है। यस, वेरी गुड। लेकिन इनकी सेल वॉल में क्या प्रेजेंट नहीं होता? पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं होता, है ना? बट फिर भी ये इनकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है। क्या प्रेजेंट नहीं होता? इनकी जो पॉलीसेक्राइड से बनी होती है, पॉलीसेक्राइड्स। लेकिन किसकी नहीं बनी होती? पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता, पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं होता। फिर भी इनकी बॉडी, इनकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है। सेल वॉल क्या होती है? रिजिड होती है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। तो ये पेप्टिडोग्लाइकन इज करेक्ट। पेप्टिडोग्लाइकन लैक होता है वहां पे आर्के बैक्टीरिया में। किसके? आर्के बैक्टीरिया की सेल वॉल। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्लायोऑक्सिजोम हेल्प्स इन, किसमें हेल्प करता है ग्लायोऑक्सिजोम्स? फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म करता है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल करता है, बीटा ऑक्सीडेशन करता है फैटी एसिड्स का, या ऑल ऑफ अबव? यस, कौन बताएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? ग्लाइकोजोम्स क्या करते हैं? ग्लाइको ऑक्सीजोम्स ये कहां पे मिलते हैं? हमें प्लांट्स में मिलते हैं, कोई कोई फंजाई में भी मिल जाता है। पर ऑक्सीजोम्स है ये, पर ऑक्सीजोम्स, ठीक है? ये क्या करते हैं? पहली बात, ये इनका काम क्या होता है? फैट का स्टोरेज करना, फैट का स्टोरेज करना, फैट का ही फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करना भी इनका काम होता है, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करना भी इनका काम होता है। तीसरा इनका काम और क्या होता है? ग्लाइकोसाइलेट साइकिल परफॉर्म करते हैं, ग्लाइकोऑक्सिलेट, ग्लाइकोऑक्सिलेट साइकिल भी ये करते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करते हैं। ये कुछ एंजाइम्स, ये क्या कंटेन करते हैं? एंजाइम्स कंटेन करते हैं, एंजाइम कंटेन करते हैं जो बीटा ऑक्सीडेशन के लिए, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स के लिए हेल्पफुल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
फैटी एसिड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो एंजाइम, जैसे मालेट, आइसोसिट्रेट, मालेट, ये सारे एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, ये कंटेन करते हैं ग्लाइऑक्सीजोम। ग्लाइऑक्सीजोम जो होते हैं इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो किस में हेल्प करते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं, किसका, फैटी एसिड का। जैसे आइसोसिट्रेट, जैसे सिट्रेट, सिट्रेट सिंथेटेज जो सिट्रेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो किसमें हेल्प कर रहे हैं, आपका बीटा ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, किसका, फैटी एसिड का। चलो, तो ऑल ऑफ अबव आएगा इसका, क्योंकि ये फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म भी करते हैं, ग्लाइऑक्सिजाइलेट साइकिल भी परफॉर्म करते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन भी करते हैं, किसका, फैटी एसिड्स का। तो ऑल ऑफ अबव इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, समझ में आई, क्या बोला मैम ने, ये समझ में आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनिशिएटिंग कोडोन के बारे में पूछा। ओके, विच ऑफ दीज इज इनिशिएटिंग कोडोन, एयूजी, यूएए, यूजीए या जीयूजी, इनिशिएशन कोडोन। जो आपका डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल होता है, डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल होता है, उसमें एक कोडोन होता है, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, जो क्या बनाता है, तीनों न्यूक्लियोटाइड मिलके एक जेनेटिक कोड बनाता है। क्या बनाता है, जेनेटिक कोड बनाता है। और ये किसके लिए, ये किस में हेल्प करते हैं, ये आपका सेंट्रल डोग्मा में हेल्प करते हैं, मतलब कि ये क्या करते हैं, एमआरएनए को आरएनए कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, ट्रांसलेशन, जब ट्रांसलेशन होता है तो काम करते हैं, है ना। तो इसमें जो फर्स्ट कोडोन है, इनिशिएटिंग कोडोन जिसे हम बोलते हैं, वो क्या है, एयूजी। एयूजी ये किसका ट्रांसक्रिप्ट करता है, ये प्रोटीन को एमआरएनए को, सॉरी, एमआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है टू अंडरगो ट्रांसलेशन, ताकि ट्रांसलेशन हो सके। एयूजी, इसको इनिशिएटिंग कोडोन भी बोलते हैं, फर्स्ट कोडोन है, ठीक है, फर्स्ट कोडोन। और ये होता क्या है कोडोन, ये जेनेटिक कोड है जो किसमें हेल्प कर रहे हैं, आपका ये ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प कर रहे हैं, सेंट्रल डोग्मा में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। एयूजी, एयूजी इज फर्स्ट इनिशिएटिंग कोडोन। चलो नेक्स्ट, विच डिजीज इज कॉल्ड एज स्प्लैनिक फीवर, कौन सी डिजीज को क्या बोलते हैं, स्प्लैनिक फीवर बोलते हैं। कौन सी डिजीज स्प्लैनिक फीवर है, यस बताओ, स्प्लैनिक, स्प्लैनिक, एंथ्रेक्स है, स्प्लैनिक फीवर है बेटा, फीवर, स्प्लैनिक फीवर। एंथ्रेक्स है, मैसेट है, ट्यूबरकुलोसिस है या ब्रूसेलोसिस है, यस, स्प्लैनिक फीवर। स्प्लैनिक फीवर ये बहुत ही रेयर होता है, स्प्लैनिक फीवर कौन कॉज करता है, बैक्टीरिया कॉज करता है। इससे क्या हो जाता है, इसको स्प्लैनिक फीवर क्यों बोलते हैं, इसमें स्प्लीन का एनलार्जमेंट हो जाता है, जो प्लीहा होता है ना, स्प्लीन, स्प्लीन क्या हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इसीलिए इसको स्प्लैनिक फीवर बोलते हैं। और ये कॉज कौन करता है, एंथ्रेक्स कॉज करता है। कौन कॉज करता है, एंथ्रेक्स कॉज करता है, इसीलिए इसको स्प्लैनिक फीवर बोलते हैं। इसमें स्प्लीन का एनलार्जमेंट हो जाता है, ठीक है, एंथ्रेक्स। नेक्स्ट, पुअर मेंस काउ इज, ये क्या क्वेश्चन हुआ है ना, पुअर मैन काउ, पुअर मैन काउ कौन था, पुअर मैन काउ को महात्मा गांधी ने डिस्क्राइब किया था, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी। गॉट को कहते हैं, गॉट को क्या कहते हैं, पुअर मेंस काउ, क्योंकि इनका इनका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लेसर होता है, इनका इन्वेस्टमेंट क्या है, लेसर है, कम इन्वेस्ट करके हमें ज्यादा मिलता है, ठीक है, क्लियर है। तो इसको हम कहते हैं गॉट को,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल द वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड। लिविंग सेल से बाहर वायरस कैसा होता है? लिविंग सेल से बाहर वायरस कैसा होता है? यस, कौन बताएगा? वायरोइन कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं, या नन ऑफ दीज कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? व्हेन फाउंड आउटसाइड, जब हम किसको, इसको बाहर देखते हैं, आउटसाइड देखते हैं, किससे? होस्ट सेल से। तो वायरस किसकी तरह एग्जिट करता है? एक प्रोटीन कोट की तरह एग्जिट करता है, प्रोटीन का कोट। इसको क्या कहते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। ये जब ये एनक्लोज होता है बस एक मेम्ब्रेन से, जो प्रोटीन मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन कोट होता है, जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड। ठीक है, और इस कैप्सिड के अंदर या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ये होस्ट के अंदर जाता है, होस्ट के अंदर जाता है, तब ये अपना मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। यहाँ पे ये मेटाबॉलिकली इनर्ट होता है, मेटाबॉलिकली इनर्ट होता है। बाहर ये कैसा है? इनर्ट है, कोई एक्शन नहीं करा। लेकिन जैसे ये होस्ट के अंदर जाएगा, ये क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाएगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाएगा। तो ये क्या है? ये वायरस पार्टिकल क्या है? आउटसाइड द सेल, ये कैप्सिड की तरह काम करता है। बी, ठीक है, क्लियर है? ये ऑब्लिगेट पैरासाइट नहीं, कैप्सिड होगा। ऑब्लिगेट पैरासाइट तो होता है वो, क्योंकि होस्ट के अंदर जाके, लेकिन यहाँ पूछा आउटसाइड लिविंग सेल, वो कैसे काम करता है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत दे रखा है बेटा, करेक्ट कर लेना। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, डन, क्लियर है सबको? यहां तक कोई डाउट? तो आज हमने क्वेश्चंस किए कौन से? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके पेपर में पूछे जा रहे थे बार बार। हमने मिक्स क्वेश्चन किए, कौन कौन से पार्ट से? हमने क्लासिफिकेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखे कि क्लासिफिकेशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब कुछ और क्वेश्चंस है जो आगे के क्वेश्चंस हैं, अभी तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है इसमें। अब कुछ आगे के क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि 50 मैंने टोटल 50 क्वेश्चंस करे थे। 50 क्वेश्चंस हमने ऐसे निकाले थे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे थे। जो बायोलॉजी में, मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स, आज ही आप अपने कहीं पे भी इसको मार्क कर लो, कहीं पे भी लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप नेग्लेक्ट करते हो, लेकिन नेग्लेक्ट नहीं करना। पहला है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो आर.एच. विटेकर ने दी थी ना, उसमें आपको क्लासिफिकेशन पांचों किंगडम की, 5 किंगडम की, पांचों किंगडम की आपको क्या आनी चाहिए? क्लासिफिकेशन आनी चाहिए, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। यहां से क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया फंजाई और एल्गी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी इंपॉर्टेंस पूछी जाती है और इनके नाम भी पूछे जाते हैं। दूसरा, मॉर्फोलॉजी, इसकी प्लांट की भी और एनिमल की भी। थर्ड, ह्यूमन फिजियोलॉजी तो ऑल टाइम है ही, वो तो हम बार बार डिस्कस करते हैं, हर पेपर में डिस्कस करते हैं, है ना, जिसमें आपका एंडोक्राइन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सारे सिस्टम आ जाते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फोर्थ, प्लांट की फिजियोलॉजी, प्लांट की फिजियोलॉजी। नेक्स्ट आपका जेनेटिक्स, देखो जेनेटिक्स से भी क्वेश्चन मिलते हैं और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से भी मिलते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से भी मिलते हैं, है ना। नेक्स्ट हमने बायोटेक्नोलॉजी करा था, बायोटेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है डीएनए रिकम्बिनेंट वाला टॉपिक। ठीक है, और 7th आपका इवोल्यूशन वाला, इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी, किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? आपके केवीएस के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केवीएस के एग्जाम में हम देखते हैं ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, और ये वाले टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको अगर ये केवीएस का एग्जाम क्रैक करना है तो आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। मतलब अगर आप ये वाला पार्ट अपना कवर कर लेते हो, पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो, तो 90% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ 10% वो बचता है जो अदर चीजें हैं।
जैसे डिजीजेस वाला पार्ट आपका, ह्यूमन डिजीजेस वाला पार्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत हद तक कवर हो जाता है, ठीक है। जो जो पार्ट बचता है वो बचता है आपका एनवायरमेंटल साइंस वाला पार्ट, आपका इकोलॉजी में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा बहुत पार्ट बचता है आपका एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में, लेकिन वहां वो आधा पार्ट तो आपका क्लासिफिकेशन में कवर हो जाएगा, लेकिन उसको पढ़ने के लिए आपको एनिमल और प्लांट किंगडम थोड़े थोड़े पढ़ने पड़ेंगे, और वो आपको बहुत डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, वो आपको आते हैं ऑलरेडी, है ना। तो आपके लिए ये वाले 7 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है केवीएस एग्जाम के लिए। तो वहीं से ही हम देख रहे हैं कि बार बार क्वेश्चंस जो पिछले, क्योंकि केवीएस का पैटर्न ऑलमोस्ट अब थोड़ा चेंज हुआ है, देखते हैं अब नया क्या आता है, लेकिन क्वेश्चंस तो नए नहीं बन सकते, क्वेश्चंस तो वही रहने वाले हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो आज हमने डिस्कस किए कुछ क्वेश्चंस को जो बार बार पूछे जा रहे थे। अब नेक्स्ट क्लास में पहले हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही करेंगे, और उसके बाद हम मॉक टेस्ट की सीरीज लेके आएंगे जिसमें हम मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट एट एनी एंड? यस, एवरीबॉडी इन द चैट बॉक्स। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे, किससे रिलेटेड, आपके केवीएस पीजीटी से रिलेटेड, ठीक है। चलो, तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू गाइस टुमारो। ओके, थैंक यू सो मच, ओके बाय बाय। कोई डाउट नहीं है? ओके, डन, वेरी गुड। ऐसे ही क्या आप आंसर करते रहो, आंसर करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब समझ में आता है कि बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं, ठीक है। चलो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।